जब आपसे ये कहा जाता है कि आप खाली राजपूतों की पॉलिटिक्स करते हैं, तो आपको क्या दुख होता है? नहीं, कोई दुख नहीं होता। क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए हैं और बार बार जन्म लिए हैं, तो अपनी जाति पर स्वाभिमान हर व्यक्ति को होना चाहिए। देखिए, आज सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं से कहना चाहूंगा कि मेरे ऊपर जो 9 मुकदमे एक दिन में लिखवाए गए थे, वो सारा का सारा FIR वापस होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो आरोप लगाया था उसको आज ऑन कैमरा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने स्वीकार किया है। उनसे पूछा गया कि जब आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप सिर्फ क्षत्रियों की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं लगता? उन्होंने कहा नहीं, हमको बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आप मुझे बताइए, यही बात तो मैं 1 साल से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री 24 करोड़ जनता का अभिभावक है, 24 करोड़ जनता का सेवक है। वो अपने जातीय संगठन के नाम पे, मैं किसी क्षत्रिय संगठन से जुड़ूं, ये किसी पटेल संगठन से जुड़े, ये किसी महेश्वरी संगठन से जुड़े, उसके माध्यम से कुछ समाज सेवा के कार्य करें, अच्छी बात है। लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पे किसी भी व्यक्ति का जातिवादी होना, यह हमारी लोकतांत्रिक, संवैधानिक और हमारे डेमोक्रेसी के लिए एक गलत संदेश है। और आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार कर लिया जो बात मैंने 1 साल पहले कही थी, जिसके आधार पर उन्होंने मेरे खिलाफ 9 जिलों में एक साथ मुकदमा लिखवाया था। वो सारे के सारे मुकदमे वापस होने चाहिए मेरे ऊपर जो लगे थे। और मुख्यमंत्री जी अब चुनाव के समय में जब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता को भी सोचना चाहिए कि वो 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री नहीं है। एक बात तो उन्होंने ये स्वीकार कर लिया। दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी के दावों के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आती है अमित शाह जी का बयान सुन के। वो कह रहे हैं 650 साल पहले से हमारा और जाटों का रिश्ता है। तो मैं पूछना चाहता हूं, 650 साल पहले भारतीय जनता पार्टी का नाम क्या था? पहले तो ये बता दें, हम लोगों का थोड़ा ज्ञानवर्धन हो जाएगा कि इनकी पार्टी 650 साल पुरानी है। दूसरी बात, उन्होंने क्या उदाहरण दिया? उन्होंने कहा जाट भी मुगलों से लड़ रहे थे, हम भी मुगलों से लड़ रहे हैं। तो ना तो अमित शाह जी को इतिहास का पता है, ना भूगोल का पता है। अगर देश का गृह मंत्री इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें करेगा तो उसके ऊपर दया आ सकती है। अरे भाई, अंतिम मुगल बादशाह हिंदुस्तान में बहादुर शाह जफर जी हुए। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में 1857 की गदर लड़ी गई। उनके नेतृत्व में मंगल पांडे जी ने लड़ाई लड़ी, झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, बेगम हजरत महल, तमाम उदाहरण है। हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह जफर जी के नेतृत्व में 1857 की गदर लड़ी। तो क्या आप उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि वो तो रंगून में उनकी मजार बनी हुई है। मुगल हिंदुस्तान में आप किसको कह रहे हैं? अगर मोदी जी को कह रहे हैं तो इसको स्पष्ट कीजिए। मुझे आपत्ति है, हमारे देश का प्रधानमंत्री मुगल नहीं है, उसको आप कह रहे हैं कि मुगलों से हम लड़ रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें करके आप हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर चुनाव आयोग आंख पर पट्टी बांध कर ना बैठे। इन लोगों को पकड़ पकड़ के मुकदमे लगा के इनको जेल में डालना चाहिए। पूरे चुनाव को इन्होंने नफरत की आग में झोंक दिया है। अब मैं सुन रहा था मुख्यमंत्री जी को, वो कह रहे पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। ये तो 75 साल पुरानी जानकारी है भाई। हमें तो 75 साल से पता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। तुमको 2022 के चुनाव में आके पता चला कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। उस दिन दुश्मन देश नहीं था जब नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने बगैर बुलाए चले गए थे। बताइए, हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण में नहीं बुलाया। और इससे भी अलग बात, ISI की खुफिया एजेंसी जो हिंदुस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए काम करती है, उस ISI की एजेंसी को पठानकोट में बुला के आपने हमारे शहीदों की जांच कराई,
हमारे शहीदों की शहादत को अपमानित किया, तो पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने वाली भारतीय जनता पार्टी को यह बताने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। ये तुमसे हमें नहीं सीखना है, तुम तो घुटने टेकने वाले लोग हो। मैं कह रहा हूं, आओ बात करो खुले मंच पे। मोदी जी को माफी मांगना चाहिए पूरे देश से। क्यों गए थे बर्थडे का केक काटने नवाज शरीफ का बिना बुलाए? तो केक काटोगे तुम और चुनाव आएगा तब तुम्हें याद आएगा कि पाकिस्तान दुश्मन देश है। कौन भरोसा करेगा तुम्हारी बात पे? इसलिए उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन है। उनके पास यह बताने को नहीं कि रोजगार के लिए क्या किया, उनके पास यह बताने के लिए कि शिक्षा के लिए क्या किया, उनके पास यह भी बताने के लिए नहीं कि अस्पतालों को सुधारने के लिए क्या किया, सड़कों को सुधारने के लिए क्या किया, रोजगार धंधे लगाने के लिए क्या किया, उद्योग लगाने के लिए क्या किया, यह बताने के लिए कुछ नहीं। इसलिए चुनाव आता है तो हिंदू मुसलमान ये वो दुनिया भर की बातें, इन फालतू की बातों से उत्तर प्रदेश की जनता का बिल्कुल भला होने वाला नहीं है। मुद्दों पर बात कीजिए, और मुद्दों पर बात आम आदमी पार्टी कर रही है। बिजली पे, पानी पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सड़क पे, रोजगार पे, किसानी पे, महिलाओं की सुरक्षा पे। आइए इस पे बात करते हैं ना। खुला मंच लगाइए, खुला मंच लगाइए। आप बताइए जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला कैसे किया आपने? कोरोना में घोटाला कैसे किया? बच्चों को नमक रोटी खाने को क्यों मिलती है? बच्चों के स्वेटर का पैसा क्यों चोरी किया आप लोगों ने? बताइए, इन सवालों का जवाब दीजिए। प्रभु श्री राम के मंदिर में घोटाला कैसे किया? कुंभ के मेले में घोटाला कैसे किया? इनका जवाब दो ना। चुनाव आया है तो अब आप फिर से वही कह रहे हैं, अब पलायन नहीं होगा। अरे भाई, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, देश का रक्षा मंत्री हिंदू, देश का गृह मंत्री हिंदू, और तुम्हारे रहते पलायन हो रहा था। कैसे पलायन हो रहा था हिंदुओं का? तुम क्या कर रहे थे? पहले तो तुम इस्तीफा दो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। तो इसलिए जो बात आपने कही, इस चुनाव को दूषित करने का और गंदगी फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसको चुनाव आयोग को रोकना चाहिए, और मुझे लगता है कि इस बात का संज्ञान लेते हुए जो लोग ऐसी फालतू की बातें कर रहे हैं, इन पे मुकदमा करके इनको जेल में डालिए। पलायन हो रहा है 5 साल तक, तब कुंभकर्ण की नींद सोओगे सब लोग, और जब चुनाव आएगा तब तुम्हें पलायन याद आ रहा है। हिंदुओं का भला कर रहे हो आप। वो जो बच्चे जो सड़क पे पीटे जाते हैं वो हिंदू नहीं है। वो हाथरस की गरीब बेटी जो रात में 2 बजे जला दी गई वो हिंदू नहीं है। वो 1 साल तक जो किसान सड़कों पर बैठे रहे वो हिंदू नहीं। वो जो कोरोना में नदी के घाट पे हजारों लाशें सड़ी हुई मिली वो हिंदू नहीं थे क्या? महंगाई से जो मार झेल रहे हैं वो हिंदू नहीं है। हिंदुओं का सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए मतलब मैं तो इन लोगों की भाषा और इनका चुनाव प्रचार देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि इनका न लोकतंत्र में यकीन है, न संविधान में यकीन है। ये सिर्फ नफरत और दंगे में यकीन रखने वाले लोग हैं। इनसे उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान हो जाना चाहिए, वरना 5 साल इन्होंने उत्तर प्रदेश को दुश्वारियों में, मुसीबतों में, तकलीफों में रखा है, आगे भी ऐसे ही रखेंगे। आपको नहीं लगता कि विपक्ष बटा हुआ इसका लाभ भाजपा उठा लेगी? बिल्कुल नहीं लगता। आप मुझे बताइए कि क्या भारतीय जनता पार्टी का मतदाता इतना मूर्ख है कि वो बार बार पिटने के बावजूद बीजेपी को ही वोट देगा? ऐसी धारणा हम अपने मन में क्यों रखते हैं? महंगाई से जो पीड़ित बीजेपी का वोटर है वो भी आम आदमी पार्टी को वोट करेगा। भ्रष्टाचार से पीड़ित जो बीजेपी का वोटर है, गुंडागर्दी से पीड़ित जो बीजेपी का वोटर है, बेरोजगारी से पीड़ित जो बीजेपी का वोटर है, जो इन समस्याओं को रोजमर्रा की जिंदगी में झेल रहा है, वो इनके खिलाफ वोट करेगा। ये जो धारणा बना ली गई है कि बीजेपी का वोट बैंक तो बिल्कुल इंटैक्ट है, बाकी विपक्ष का वोट बटेगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और खासतौर से आम आदमी पार्टी का तो रिकॉर्ड ये है, हम जहां लड़ते हैं बीजेपी हारती है। हम दिल्ली में लड़े 3 बार बीजेपी हारी, हम पंजाब में लड़े अकाली दल बीजेपी की सरकार हारी, हम मध्य प्रदेश लड़े बीजेपी हारी, छत्तीसगढ़ लड़े बीजेपी हारी, राजस्थान लड़े बीजेपी हारी, कर्नाटक लड़े बीजेपी हारी, गोवा भी लड़े बीजेपी हारी। जोड़ तोड़ करके उन्होंने सरकार बना ली। उत्तर प्रदेश भी लड़ रहे हैं, बीजेपी हारेगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।